हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं मुगल सल्तनत। मुगल सल्तनत जैसा कि हमने देखा था पिछली वीडियो में, जो हमारा अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का, इब्राहिम लोदी को मार दिया था बाबर ने। ठीक, बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी थी। ठीक, अब बाबर जो था, बाबर देखते हैं मुगल सल्तनत, मुगल मुगल ठीक, मुगल जैसा कि हमने कभी सुना होगा कि जो मुगल है उसकी स्थापना बाबर ने की थी। ठीक, बाबर ने तो जब 1526 में पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध में जब इसने इब्राहिम लोदी को मारा था, तो इब्राहिम लोदी को मारने के बाद मुगलिया सल्तनत की डायरेक्ट स्थापना नहीं हो गई थी। बाबर को अभी बहुत से युद्ध लड़ने थे इसकी स्थापना के लिए। ठीक, क्योंकि जो बाबर था वो 1526 में पहले आया था। ठीक, 1526 में इसने मार दिया लोदी को, और लोदी वंश का अंत कर दिया इसने। लोदी वंश का अंत हो गया। ठीक, खत्म हो गया इसका। लेकिन जहाँ पे शासन करता था फरगना पे, बाबर जहाँ से आया था, तो फरगना में इसके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था, और इसके हाथ से फरगना, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, ये सारे के सारे क्षेत्र जो इसके क्षेत्र में आते थे, जो इसके शासनकाल के अंदर थे, वो इसके हाथ से निकल चुके थे। इसलिए भारतवर्ष की तरफ कूच किया था, और इसने लाहौर पेशावर को जीतते हुए पाकिस्तान कई क्षेत्र जीते इसने, और बाजौर किले को भी पहली बार इसने तोपों का प्रयोग बाजौर किले पे किया था। बाजौर किले को जीतते समय 1526 में जब ये प्रवेश किया था भारत में, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी को मारकर लोदी वंश का कर दिया अंत। और इसने कहा था कि मैं दिल्ली में रहना चाहता हूं, क्योंकि इसके पास कोई और दूसरा क्षेत्र बचा ही नहीं था कि वो कहीं जाकर रह सके। इसलिए इसने कहा था मैं दिल्ली में रहना चाहता हूं। लेकिन जो बाबर को बुलाए थे आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी और राणा सांगा, ये तीनों मिलकर बाबर को बुलाए थे। और यह तीनों बाबर को यहाँ रहने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह लोग जानते थे कि बाबर अगर दिल्ली में रहेगा तो धीरे धीरे यहाँ पे अपनी सल्तनत की स्थापना कर देगा और हमारे वंश को खत्म कर देगा। ठीक, इसलिए यह तीनों इसको यहाँ से भगाना चाहते थे। इसको यहाँ से भगाने के लिए थोड़ा सा हम बाबर के बारे में जान लेते हैं। बाबर था कौन? बाबर जो था वो 11 वर्ष की अल्प आयु में, पहले उसके माता पिता का नाम देख लेते हैं। उसकी माता का नाम था कुतुबुल निगार बेगम। उसके पिता का नाम था उमर सेन मिर्जा। यह तैमूर लंग की वंशज, ये चंगेज खान की वंशज थी। किसकी? चंगेज खान की वंशज थी। ये तैमूर लंग का वंशज था। ठीक, बाबर दो प्रतापी शासकों, तैमूर लंग और चंगेज खान का वंशज था, इसलिए यह इतना प्रतापी था। बाबर बहुत ही प्रतापी शासक था। यह मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में उज्बेकिस्तान, जो कि देश है उसके फरगना एक जगह है, तो यह 11 वर्ष की अल्प आयु में उज्बेकिस्तान के सार फरगना का शासक बना। और शासक बनने के बाद इसको जमीन जिस पर शासन करता था वो अपनी दादी एहसान दौलत बेग से प्राप्त हुई थी। किससे? एहसान दौलत बेग से इसको जमीन की प्राप्ति हुई थी, और उसी पर शासन करता था। यह 11 साल की अल्प आयु में उज्बेकिस्तान के सार फरगना का शासक बना, और इसके हाथ से धीरे धीरे जो इसका क्षेत्र था आसपास का, वह धीरे धीरे इसके विद्रोह की वजह से निकलने लगा। इसलिए इसने भारत की तरफ कूच कर दी, और भारत में आकर इसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, पाकिस्तान वाले क्षेत्र को। और पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी को मारकर इसने मुगल सल्तनत की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन पहले इसने कहा था कि मैं केवल दिल्ली में रहना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा क्षेत्र बचा नहीं था रहने के लिए। यह अपनी तोपों को रोमी पद्धति में सजाता था। इसके पास अत्यधिक तोपें थी, रोमी पद्धति में सजाता था, और अपने सैनिकों को उज्बेक पद्धति में सजाता था। इसके दो प्रमुख तोपची थे। पहला था उस्ताद अली, दूसरा था मुस्तफा खान। ठीक, इसके दो प्रमुख तोपची थे, पहला था उस्ताद अली, दूसरा मुस्तफा खान। ठीक, तो यह जब यहाँ पे पहुंचा, ठीक, इसको राणा सांगा, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी दिल्ली से भगा देना चाहते थे, क्योंकि लोदियों का अंत होने के बाद ये लोग सोच रहे थे कि हम यहाँ पे शासन करेंगे। लेकिन बाबर के पास कोई क्षेत्र बचा नहीं था, और युद्ध के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था, तो 1527 में बाबर ने फिर से युद्ध की घोषणा कर दी। 1527 में इसने फिर से युद्ध की घोषणा कर दी। हो गया खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में उसके पास बहुत ही कम सेना थी, क्योंकि पहले भी 1526 में उसको सेना की हानि हो चुकी थी। इसके बाद हो गया खाना के में उसके पास बहुत ही कम सेना थी, लेकिन उसके सेना में 6-6 फुट के तुर्क सैनिक थे। ठीक, तो उसकी सेना में 6-6 फुट के तुर्क सैनिक भरे हुए थे, और तुर्क सैनिकों पर तमगा कर लगता था। उसने तुर्क सैनिकों का
तुर्क सैनिकों पर से तमगा कर को हटाया और उनको जिहाद और धर्म के नाम पर लड़वा दिया। जिहाद और धर्म के नाम पर लड़वा दिया और दोनों को लड़वाने के बाद और खाना की युद्ध का अंत में निर्णय निकल के आया कि अंत में जीत बाबर की ही हुई, जबकि उसके पास छोटी सेना होने के बाद भी बाबर इतना प्रतापी था कि इतनी छोटा लेकर भी उसने खाना का युद्ध जीता और मुगलिया सल्तनत की स्थापना की और कहा अब हम यहीं पर रहेंगे। अब उसने घोषणा करवा दी कि हम दिल्ली में ही रहेंगे। उसने काजी की उपाधि हासिल की, काजी की उपाधि हासिल की। खाना के युद्ध में इसके खिलाफ 4 लोग लड़े थे। पहला था आलम खान लोधी, दूसरा था दौलत खान लोधी, तीसरा था राणा सांगा और चौथा था मेदनी राय। मेदनी राय मध्य प्रदेश का शासक था, इसको भी बुला लिया था इन्होंने, ठीक। मेदनी राय, उसने इन चारों को हरा के काजी की उपाधि हासिल की और इसको काबुल अत्यधिक पसंद था, इसलिए काबुल के लोगों को चांदी का सिक्का बांटा। इसने जीत की खुशी में इसने चांदी का सिक्का बांटा और इसने कलंदर की उपाधि हासिल की। इसने कलंदर की, तो इसने दो उपाधियां भी हासिल, काजी और कलंदर, ठीक। काजी और कलंदर 2 उपाधि हासिल की। इन चारों को हरा दिया खानवा के युद्ध में 1527 में, ठीक। 3 लोग तो मारे गए, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, राणा सांगा। बाबर के हाथों ये तीनों मारे गए। बच गया था मेदिनी राय। मेदिनी राय को फिर से कर दिया 1528 में चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को भी इसने खोज कर मार डाला। इसमें मेदिनी राय को मार दिया, चंदेरी का युद्ध, ठीक। इसमें मेदिनी राय को मार दिया, ठीक। उसके बाद 1529 में बिहार और अफगान सैनिकों को जुटाकर शासक बना था महमूद लोदी बाबर से आया युद्ध करने और हो गया घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को बाबर ने परास्त कर दिया और घाघरा का युद्ध भी इसने जीत लिया था और धीरे धीरे वह अपने जीवन भर में युद्ध लड़ता ही रह गया। उसने कभी भी किसी वर्ष भी विश्राम नहीं किया। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ और आगे चलकर 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर की एक बीमारी के कारण 1530 में मृत्यु हो गई, ठीक। चलिए देखते हैं अब बाबर के द्वारा भारत में जो कार्य किए गए उस कार्य को देख लिया जाता है। मुगल तो हमने देख लिया, स्थापना कैसे हुआ, बाबर ने स्थापना कर दी है इसकी, ठीक। अब इसके बाबर द्वारा जो कार्य किए गए थे उन कार्यों को देख लेते हैं, कौन कौन से कार्य बाबर ने किए थे, ठीक। चलिए, बाबर ने सबसे पहला कार्य किया था जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी। अयोध्या वो बाबर ने ही बनवाई थी। किसके द्वारा बनवाई थी? मीर बाकी द्वारा। बाबर ने अयोध्या में मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसको मोईबियान या चार बाग पद्धति का जनक कहा जाता है। अब ये मोईबियान या चार बाग क्या है? मोईबियान या चार बाग का मतलब ये होता है कि इसने बहुत सारे बगीचों की स्थापना करवाई थी और उन बगीचों को डायरेक्ट नहरों से जोड़कर रखा हुआ था कि उनमें पानी देना न पड़े, पानी उनमें अपने आप चला जाता था और उसमें फूल फुलवार जो पेड़ लगे हुए थे वो हमेशा हरियाली से भरे हुए रहते थे, क्योंकि उसने डायरेक्ट उनको नहरों से जुड़वा के रखा हुआ था। इसे कहा जाता है मोईबियान या चार बाग शैली, ठीक। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में। क्या नाम था उसका? तुजु के बाबरी, ठीक। तुजु के बाबरी इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना, इतना बड़ा तो इसका नाम है, अब्दुल रहीम खाना। इसने इसका फारसी में अनुवाद किया था, नाम रखा बाबरनामा। यह किसका पुत्र था? यह बैरम खान का पुत्र था। बैरम खान के बारे में आगे देखा जाएगा, ठीक। यह अकबर के नवरत्नों में शामिल था, ठीक। तुजु के बाबरी लिखी इसने चौथा कार्य क्या किया? इसका मकबरा आगरा के आराम बाग में था। लेकिन जब अकबर को पता चला कि बाबर को आगरा से ज्यादा पसंद था काबुल, तो उसने आगरा से उसका मकबरा जो था उसकी लाश को खुदवा कर निकलवाया और काबुल में जाकर उसका मकबरा बनवा दिया। पहले इसका कहाँ था? इसका मकबरा था आराम बाग में, मकबरा और मकबरा को लेकर कहाँ लगवा दिया? काबुल में लगवा दिया। किसने? अकबर ने, ठीक। अकबर ने काबुल लगवा दिया। इसके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? इसके 4 पुत्र, 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम देख लेते हैं, ठीक। पुत्रों के नाम, पहला पुत्र क्या था? कौन था इसका सबसे बड़े पुत्र का नाम था हुमायूं। दूसरे पुत्र का नाम था हिंदाल। तीसरा था कामरान। चौथा था अस्करी और इसकी एक पुत्री थी, का नाम था गुलबदन बेगम, ठीक। हुमायूं, हिंदाल, कामरान, अस्करी और एक पुत्री थी गुलबदन बेगम, ठीक।
इसने अपने पुत्रों को कह के रखा हुआ था कि कभी भी आपस में मत लड़ना, क्योंकि एकता अगर टूट जाएगी तो कोई भी शासक तुम पे कोई भी शासक तुम्हारे साम्राज्य पर शासन कर सकता है, ठीक। तो कभी भी आपस में मत लड़ना, मेरे जीते हुए क्षेत्र को चारों लोग मिलकर आपस में बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेना और उन पर अकेले मिलकर शासन करना, और कभी भी किसी भी कोई भी हमला होता है तो चारों मिलकर उसको परास्त कर देना, ठीक। तो इसने बहुत ही बड़ी सलाह दी थी इन लोगों को। तो इन चारों भाइयों ने सेम ऐसा ही किया, जैसा बाबर बोल के गया था इन्होंने वैसा ही किया। और फिर आगे चलकर जो सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, इसने पूरे क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया, और 4 भागों में बांटने के बाद इसने क्या किया कि शासक बना हुमायूं, ठीक। और इसने राजधानी बनाया आगरा को। किसको राजधानी बनाया इसने? हुमायूं को। इसने राजधानी बनाया आगरा को। मुगलों की राजधानी लगभग आगरा ही थी, लेकिन कभी कभी किसी ने राजधानी चेंज किया, जैसे हमारा था अकबर, उसने फतेहपुर सीकरी राजधानी लेकर आई थी, तो इसने बनाई राजधानी आगरा को, हुमायूं। तो अगला बाबर के बाद इसका पुत्र कौन आया? हुमायूं। अगला शासक आया हुमायूं। ये बहुत ही प्रतापी शासक था। इसको गुजरात में एक शासक था बहादुर शाह इसको हमेशा परेशान करता रहता था, और इसको बिहार के अफगान सैनिक भी हमेशा परेशान करते रहते थे। इसलिए इसने बहादुर शाह को परास्त करने की सोची, और बहादुर शाह का मित्र था कलिंजर का राजा। कलिंजर कहाँ है? मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है हमारा, मान लीजिए मध्य प्रदेश है, यूपी है, ठीक। ये यूपी है, यही हमारा क्षेत्र कलिंजर कहलाता है। ये थोड़ा सा यूपी का, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का, इसी को हम कलिंजर बोलते हैं। और यही का राजा था कीरत सिंह। बहादुर शाह का मित्र कौन था? कीरत सिंह। तो उसने क्या किया कि पहले सोचा कलिंजर जीते हुए चलेंगे और गुजरात में बहादुर शाह को भी परास्त कर देंगे। तो 1531 में उसने कलिंजर पर आक्रमण कर दिया हुमायूं ने। 1531 में इसने कलिंजर अभियान किया, कलिंजर युद्ध, कलिंजर, ठीक। कलिंजर पर आक्रमण कर दिया 1531 में, और कलिंजर के राजा कीरत सिंह को परास्त कर दिया, लेकिन उसको मारा नहीं, केवल उसके साम्राज्य पर शासन कर लिया और उसको अपने अधीन कर लिया था बाबर ने, हुमायूं ने, ठीक। आप करिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं कलिंजर जीत गया इसने। कलिंजर जीतने के बाद सोचा इसने कि अब चलेंगे गुजरात में बहादुर शाह को परास्त करके उसके साम्राज्य पर भी कब्जा कर लेंगे। तब तक राजस्थान की रानी कर्णवाही ने इसको संदेशा भिजवाया कि गुजरात का बहादुर शाह हमें बहुत ही परेशान करता रहता है। इसलिए उसने सोचा कि बहादुर शाह को तो मारना एकदम अनिवार्य हो गया है। इसलिए जब तक यह राजस्थान पहुंचा, राजस्थान पहुंचने से पहले वहां पे पहुंच चुका था बहादुर शाह, और उसने राजस्थान पर जाकर शासन कर लिया, राजस्थान पर कब्जा कर लिया, और वहां की सारी महिलाओं ने जौहर कर लिया था रानी कर्णवाही को लेकर। और इसीलिए हुमायूं ने आग बबूला होकर राजस्थान में बहादुर शाह की हत्या कर दी, और राजस्थान, गुजरात, कलिंजर, इन तीनों क्षेत्रों को जीत लिया उसने, तीनों क्षेत्रों को जीत लिया। और रानी कर्णवाही ने हुमायूं के लिए राखी भिजवाई थी। तो राखी की शुरुआत इसी के समय काल से हुई थी, और पहली बार राखी किसने बनाई थी? हुमायूं ने पहली बार राखी बनाई थी। इसी ने राखी, एक बंधन होता है राखी का, जो भाई बहन को बहन भाई को बांधती है, ठीक। तो राखी की शुरुआत किसने की थी? हुमायूं ने। इसी के समय से राखी की शुरुआत हो गई, और राखी मनाने वाला पहला मुगलिया बादशाह कौन था? हुमायूं, ठीक। चलिए देखते हैं। तो 1531 में कलिंजर किया, और यहाँ बहादुर शाह को भी मार दिया, बहादुर शाह को मार दिया, रानी कर्णवाही को बचा नहीं पाया, ठीक। अब 1531 के बाद, 1535 तक रिलैक्स हो गया। सोचा कि अब मुझसे टक्कर लेने वाला पूरे भारतवर्ष में कोई बचा ही नहीं, इसलिए इसने सोचा कि अब 1535 के बाद कोई सैन्य अभियान किया जाएगा। 1535 रिलैक्स हो गया, 1535 तक एकदम विश्राम करने लगा। जब ये 1535 में बंगाल के दौरे पर था, कहाँ था ये 1535 में? 1535 में था बंगाल के दौरे पर। तब बंगाल के दौरे के दौरान इसको खबर मिली कि बिहार में अफगानों की एक बहुत विशाल सेना खड़ी कर शासक बना शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी बहुत ही प्रतापी शासक था। शेर शाह सूरी जब शासक बना था बंगाल में, बंगाल के दौरान बात इसको, ठीक। तो जब शेर शाह सूरी शासक बना था, तो वहीं से 1535 के बाद उसने 1536 में 3 साल वेट करके 1539 में शेर शाह सूरी पर उसी रास्ते से आक्रमण करना चाहा, और 1539 में शेर शाह सूरी छुपा हुआ था चुनार के किले में। चुनार किला कहाँ है? सोनभद्र जिले में हमारा पड़ता है चुनार किला। चुनार किले से, जैसे कि मैंने पहले पढ़ा हुआ है कि अशोक को जो टोटल जो अभिलेख लिखने के लिए पत्थर मिले थे, चुनार के किले से ही प्राप्त हुए थे, ठीक। चुनार किले में शेर शाह सूरी छुपा हुआ था, और वहीं पे जाकर हुमायूं की सेना ने चुनार किले को चारों तरफ से घेर लिया। और घेरने के बाद, लेकिन उसको यह बात पता नहीं थी कि चुनार किले के पास जो गंगा है, गंगा में बहुत ही भीषण बाढ़ आती है। और एक समय, मतलब कि उसी रात शेर शाह सूरी जब वहाँ छुपा हुआ था, तो जैसे ही बाढ़ आई, रात को जब बाढ़ आई, तो रात को 2 बजे रात को शेर शाह सूरी उस चुनार किले से निकलकर हुमायूं पर कर दिया आक्रमण, और हो गया 1539 में चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी
हुमायूं की सेना पर भारी पड़ने लगा, क्योंकि बाढ़ की वजह से उसकी मैक्सिमम बहुत सारी सेना डूब चुकी थी और जो उसका घोड़ा था जान बचाने के चक्कर में वह पानी में कूद गया। वह पानी उसका घोड़ा कूद गया और पानी में कूदने के बाद हुमायूं का घोड़ा तो डूब गया, लेकिन राजा भी मतलब कि वहाँ पे हुमायूं भी डूबने वाला था, क्योंकि उसने बहुत सारे तलवार भाले और फिर तीर धनुष, मतलब कि उसके शरीर पर ज्यादातर मेटल्स का भार था। जैसे पहले के राजा थे तो तलवार तो लेकर ही चलते थे, तलवार लेकर चलते थे, भाले लेकर चलते थे और तीर तो एकदम धनुष लेकर चलते थे। तो और इन सभी चीजों की वजह से उसके शरीर का भार बढ़ गया और शरीर का भार बढ़ने की वजह से वह पानी में डूबने लगा। तो उसकी डूबने से जान बचाई थी एक मछुआरे ने। उस मछुआरे का नाम था सिहाबुद्दीन। सिहाबुद्दीन सिहाबुद्दीन ने उसकी जब जान बचाई थी तो सिहाबुद्दीन एक मछुआरा था। उस मछुआरे को उसने एक दिन का शासक बनाया था, एक दिन का मुगल शासक बनाया था उसने, और इसी ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाने के लिए चमड़े का सिक्का चलाया। सिहाबुद्दीन ने चमड़े का सिक्का चलाया, इसने हुमायूं की जान बचाई थी इसलिए। ठीक, चलिए देखते हैं। तो चौसा के युद्ध में तो भाग गया हुमायूं, लेकिन चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह सूरी को पता चल गया था कि अब उसके पास ज्यादा सेना बची हुई नहीं है, इसलिए अगर हम नेक्स्ट ईयर कोई भी युद्ध करेंगे तो उसमें जरूर ये परास्त हो जाएगा। इसलिए उसने 1540 में फिर से एक युद्ध कर दिया। 1540 में उसको कहा गया बेलग्राम कन्नौज का युद्ध। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं जो था वो 5 से 600 की, मात्र 5 से 600 की सेना लेकर अपने शेर शाह सूरी से भाग गया और शेर शाह सूरी ने पूरे दिल्ली आगरा पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मुगलिया सल्तनत पर शेर शाह सूरी का कब्जा हो गया। लेकिन जब वह भारत से भाग रहा था तो उसने तुरंत ही भारत से नहीं भागा, वह भारत से 2-3 साल बाद गया और उसी 2-3 साल के बीच में उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। चलिए देखते हैं। तो जो उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी का नाम क्या था? जब वह भारत से भागने वाला था 1540 में, जब हार गया शेर शाह सूरी के हाथों, तो जब भाग रहा था तो तुरंत ही भारत से नहीं गया, 2-3 साल बाद भारत से गया था। तो जो उसकी पत्नी थी, क्या नाम था उसका? हमीदा बानो बेगम। वह गर्भवती हो गई, इसी बीच वह गर्भवती हो गई हमीदा बानो बेगम। तो उसको साथ तो लेकर भाग नहीं सकता, कहाँ कहाँ लेकर घूमेगा। इसलिए पंजाब में उसके एक मित्र थे, पंजाब में एक क्षेत्र है उसका नाम है अमरकोट। तो वहीं के राजा थे राजा वीर साल इसके मित्र थे और उन्हीं के दरबार में उसने अपनी पत्नी को छोड़कर, क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम को अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में छोड़कर वहीं पे वह चला गया अफगानिस्तान। कहाँ चला गया? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में जाकर धीरे धीरे फिर से सेना बनाने लगा। धीरे धीरे सेना बनाते बनाते फिर वहाँ से पहुंचा ईरान, और ईरान में उसकी एक बहुत ही मजबूत सेना तैयार हो गई थी और वहीं पे उसको एक सेनापति मिला। उसने बैरम खान को वहाँ से सेनापति बनाया। बहुत ही प्रतापी सेनापति था बैरम खान। यह ईरान का रहने वाला था और शिया था। क्या था? यह शिया था, लेकिन इतना प्रतापी होने के साथ ही तो इसीलिए इसको हुमायूं ने अपना सेनापति घोषित कर दिया था, बैरम खान को। ठीक, बैरम खान इतना प्रतापी था। जब वह पहुंचा ईरान तो यहाँ पे अब शासन हो गया था शेर शाह सूरी का शासन होने के बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। फिर यह कुछ समय बाद इसने 15 वर्षों तक मतलब कब गया? यह 1540 में गया और 15 वर्षों तक इसने निष्कासित जीवन जिया, बंजारे की जीवन, मतलब बस किसी देश से दूसरे देश में टहलता रहा, किसी देश से दूसरे देश में लूट पाट खोज ऐसे ही करता रहा। 15 वर्षों तक इसने बंजारे का जीवन जिया, 15 वर्षों तक। ठीक, और 1555 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हुई हम शुरुआत में देखेंगे आगे कैसे इसकी मृत्यु हुई। ठीक, जब इसकी मृत्यु होगी तब यह बात पता चली हुमायूं की, और उसने तुरंत ईरान से कूच कर दी और पाकिस्तान का लाहौर और पेशावर को जीतता हुआ भारत की तरफ बढ़ा। जब भारत में बढ़ा तो पहले ही भारत की सीमा पर पड़ता है पंजाब, जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो पंजाब में उसको रोकने वाले 2 प्रमुख राजा थे, और 1555 में ही हो गया मच्छीवाड़ा के युद्ध में इससे 2 प्रमुख शासक लड़े थे, पंजाब के 2 प्रमुख शासक, हैबक खान और ततार खान। कौन थे? हैबक खान प्लस ततार खान। और इन दोनों को इसने परास्त कर दिया। मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने पंजाब के 2 प्रमुख शासकों हैबक खान और ततार खानों को दोनों को पराजित करके फिर यह भारत तरफ जब बढ़ा आगे तो फिर आगे जब गया चंडीगढ़ के पास फिर इसका रास्ता रोक दिया शेर शाह सूरी के सेनापति इस्लाम शाह ने। इसका रास्ता रोक दिया शेर शाह सूरी के सेनापति इस्लाम शाह ने।
इस्लाम शाह के साथ 1555 में एक और युद्ध हो गया, उसको कहा गया सरहिंद या चंडीगढ़ का युद्ध। सरहिंद चंडीगढ़ का युद्ध, ठीक, चंडीगढ़ का युद्ध। सरहिंद चंडीगढ़ के युद्ध में इसके साथ शेरशाह सूरी का सेनापति लड़ा था सिकंदर शाह के साथ युद्ध हो गया। सिकंदर शाह के साथ युद्ध हो गया और इसी युद्ध में उसने अपने सेनापति बैराम खान को लगा दिया और बैराम खान ने शेरशाह सूरी के सेनापति सिकंदर शाह को पराजित कर दिया और हुमायूं ने फिर से मुगलिया सल्तनत की स्थापना कर दी, ठीक, फिर से इसने मुगलिया सल्तनत की स्थापना कर दी हुमायूं ने, ठीक। और उसने 1556 में आकर दीन पनाह नामक मस्जिद बनवाई। दीन पनाह नामक मस्जिद, माफ करिएगा, ये क्या थी, लाइब्रेरी थी। दीन पनाह नामक लाइब्रेरी बनवाई, ठीक, इसने दीन पनाह नामक लाइब्रेरी बनवाई और उसी लाइब्रेरी में किताब पढ़ने के दौरान सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। अब देख रहे हैं कि अरे ये पहले थोड़ा सा शासन किया, फिर 15 वर्षों तक बंजारे की जिंदगी जिया, जैसे युद्ध करके पहुंचा दिल्ली सल्तनत, जैसे युद्ध करके इसने मुगलिया सल्तनत की स्थापना की, वैसे 1556 में इसकी दिन पनाह में मृत्यु हो गई। जैसा कि कहा गया है कि जो इसका नाम था हुमायूं का अर्थ होता है खुशनसीब व्यक्ति, लेकिन यह अपने जीवन में इतना बदनसीब व्यक्ति था कि इसने 15 वर्षों तक बंजारे का जीवन जिया, फिर भी यहाँ पर आके जैसे ही मुगलिया सल्तनत की फिर से स्थापना की कि दीन पनाह नामक मस्जिद में दीन पनाह नामक लाइब्रेरी में किताब पढ़ने के बाद इसकी मृत्यु हो गई, ठीक। इसकी मृत्यु के बाद इसका जो मकबरा था, इसका मकबरा दिल्ली में बनवाया गया, उसको आज लाल ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? लाल ताजमहल। किसने बनवाया था? इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने इसका मकबरा बनवाया। इसको कभी भी अपनी जीवनी लिखने का मौका ही नहीं मिला, तो इसीलिए इसकी जीवनी किसने लिखी थी? इसकी जीवनी इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गुलबदन बेगम ने इसकी जीवनी लिखी। क्या नाम रखा उसका? हुमायूं नामा। इसमें पूरा बाबर से लेकर हुमायूं तक जितने भी सैन्य अभियान किए गए हैं उस सभी की चर्चा इसमें दी गई है हुमायूं नामा में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हुमायूं नामा। इसने जैसे ही ये मुगलिया सल्तनत की राज सिंहासन संभाला था तो इसने बैरम खान को बोल दिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो इसका सबसे विश्वासी बैरम खान था। बैरम खान से कहा था मुझे कुछ होने के बाद मेरे पुत्र को ही शासक बनाना, इसलिए इसने अकबर को राजमहल में नहीं रखा। 1555 के बाद इसने पंजाब का सूबेदार बना दिया था उसको। अकबर को पंजाब का सूबेदार बना दिया था और जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसकी मृत्यु खबर को 17 दिन तक दबाया गया था ताकि अकबर को राज सिंहासन सौंपा जा सके धीरे धीरे, ठीक। चलिए थोड़ा सा सूरवंश के बारे में देख लेते हैं जो इसके बीच में आया था। उसके बाद फिर से हम इसके बाद मुगलिया सल्तनत की शुरुआत करेंगे। चलिए ठीक, देखते हैं, क्योंकि अगर सूरवंश छूट जाएगा तो छूटा ही रह जाएगा, क्योंकि मुगलिया सल्तनत बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मतलब इसके बाद आएगा फिर अकबर आएगा, उसका पुत्र जहांगीर आएगा, शाहजहां आएगा, फिर औरंगजेब आएगा, मुअज्जम आएगा, फर्रुखियत आएगा, जहांदास आएगा, मोहम्मद शाह रंगीला आएगा, फिर अहमद शाह आएगा, फिर आलमगीर दूती आएगा, शाह आलम दूती आएगा, फिर अकबर दूती आएगा। उसके बाद इसका अंतिम शासक आएगा बहादुर शाह जफर। इतने शासक इसमें आएंगे, इसलिए थोड़ा सा हम मुगल से ध्यान हटाते हैं, थोड़ा सूरवंश के बारे में देख लेते हैं। सूरवंश इसके हमने देखा था कि सूरवंश कब इसकी स्थापना हुई थी? 1540 में। सूरवंश की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी प्रतापी शासक था। शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना कर दी थी बीच में ही। 1540 के बाद जो था हुमायूं वो बेलग्राम कन्नौज की युद्ध में परास्त हो गया और 600 की सेना लेकर चला गया अफगानिस्तान, फिर गया ईरान और ईरान से फिर वापस लौट कर आया 1545 में, ठीक। तो 1540 था, 1540 से और 1555 के बीच किसका शासन रहा? शेरशाह सूरी का शासन रहा। लेकिन शेरशाह सूरी ने मात्र 5 साल का शासन किया, उसके बाद कुछ शासन किया था, ठीक। चलिए देखते हैं 1540 के बाद देखते हैं सूरवंश का संस्थापक किसको माना जाता है? इसका संस्थापक था शेरशाह सूरी। इसको हम यस लिख देते हैं, ठीक। एक बार लिख देते हैं शेरशाह सूरी, ठीक। शेरशाह सूरी बहुत ही प्रतापी शासक था। ये जब छोटा था तो इसके बचपन का नाम फरीद था। और इसके पिता का नाम, शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? हसन अली। इनके पिता का नाम था हसन अली। इसको द्वितीय अफगान वंश कहा जाता है, क्योंकि पहला अफगान वंश था लोधी वंश और द्वितीय अफगान वंश क्या था? सूरवंश, ठीक। सूरवंश का स्थापक था शेरशाह सूरी। इसके पिता का नाम था हसन अली। बहलोल लोधी के जो सामंत थे बहार अली नुमानी, जो कि बिहार में शासन करते थे, बहार अली नुमानी के यहाँ काम करते थे हसन अली। और इन्होंने इसके पुत्र शेरशाह सूरी की
और बच्चा नाम फरीद था। फरीद की योग्यता को देखकर इसको पढ़ने के लिए पहले हरियाणा के हिसार में भेज दिया। कहाँ भेज दिया इसको प्रारंभिक शिक्षा के लिए कहाँ भेजा गया, हरियाणा के हिसार में भेजा गया। उसके बाद जब वहाँ से प्रारंभिक शिक्षा लेकर वापस लौटा तो उसको फिर जौनपुर भेज दिया गया। जौनपुर को उस समय भारत का सिराज कहा जाता था और जौनपुर में इसको हायर शिक्षा मतलब कि उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया। और वहाँ पर उसने धनुषबाजी, घुड़सवारी और भाला चलाना बहुत सारी कलाओं की शिक्षा ली, बहुत सारी कलाएं सीखी उसने। और जौनपुर से कलाएं सीख के उसने धीरे धीरे एक साम्राज्य का गठन किया। और अंत में आकर जब यह काल चल रहा था इसका चलता हुमायूं का काल में, इसके काल में सूर्यवंश की स्थापना कर दी। ठीक, सूर्यवंश की इसके संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बहुत ही प्रतापी शासक था, इसके पास बहुत ही विशाल सेना के गठन हो गया। और चौसा के युद्ध के बाद हुआ बेलग्राम 40 के बाद इसने शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन इसने जो गलती किसने की थी? इसने 5 साल का विश्राम लिया था। 5 साल का विश्राम लिया था, लेकिन इसने 1 वर्ष का भी विश्राम नहीं लिया, क्योंकि यार इसको पता था कि अगर मैं विश्राम लूंगा तो मेरे आसपास के क्षेत्र भी मुझसे ताकतवर हो सकते हैं। इसलिए इसने अपना सैन्य अभियान 1539 में पहला किया था, 1540 में दूसरा किया था, जो कि दोनों के बारे में हमने पढ़ चुका है। 1541 में इसने 1541 में फिर शुरू कर दिया। इसमें इसने छत्तीसगढ़ की खोखर जनजातियों पर, किस पर? छत्तीसगढ़ की खोखर जनजातियों पर हमला कर दिया था इसने। ठीक, खोखर जनजातियां बहुत ही प्रतापी थी और खोखर जनजातियों को परास्त करते करते इसकी बहुत सैन्य हानि हो गई थी और बहुत धन हानि हो गई थी। इसीलिए खोखर जनजातियों के डर से इसने रोहतास में, बिहार के रोहतास के किले का निर्माण करवाया। रोहतास का किला बनवाया। कहाँ बनवाया इसने? 1541 में रोहतास में खोखर जनजातियों के डर से इसने रोहतास का किला बनवाया। उसके बाद 1542 में इसने मालवा पर हमला कर दिया। मालवा को भारत का डमरू कहा जाता है, इसको कोई भी बजाकर चल जाता था। मालवा का राजा कोई भी हो वो हमेशा हार जाता था। मालवा पर बहुत सारे शासकों ने शासन किया, मालवा को जीत लिया इसने। किसमें? 1542 में मालवा को जीत लिया। ठीक, फिर उसके बाद 1543 में इसने रायसीन पर हमला कर दिया इसने। और रायसीन के राजा थे पूरनमल को भी इसने जीत लिया। रायसीन के राजा पूरनमल को जीत लिया, लेकिन पूरनमल को जीतने के लिए इसने उनको छल से जीता था। छल से जीतने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर कलंक लग गया। कलंक छल से जीतने की वजह से पूरनमल की जो रायसीन की जो सारी महिलाएं थीं, सारी महिलाओं ने जौहर कर लिया था। छल से जीतने की वजह से सारी महिलाओं ने जौहर कर लिया और यहीं पे शेरशाह सूरी के शासनकाल पे और उसके दाम्पत्य जीवन पर कलंक लग गया था। 1544 में उसने फिर कर दिया हमला। 1544 में उसने कर दिया मेवाड़ पर हमला। मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान का बड़ा क्षेत्र है जिसको मेवाड़ कहा जाता है। मेवाड़ के राजा का जो महल था वह अरावली पर्वत पर बसा हुआ था। अरावली पर्वत की एक ऊंची चोटी पर बसा हुआ था और इसीलिए उसको जीतने में शेरशाह सूरी को बहुत सैन्य हानि, बहुत धन हानि हुई और उसने बहुत रुपया बसाया, बहुत गोला बारूद यूज किया गया। इसलिए कहा था उसने कि मैंने मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो बैठा। कि मतलब जितना सेना यहाँ लगी, जितना पैसा यहाँ लग गया, अगर शेरशाह सूरी सेम उतना ही पैसा और सेम उतनी ही सेना पूरे भारतवर्ष में लगाता तो पूरा भारत जीत जाता वह। और क्योंकि राजस्थान में केवल मोटे अनाज ही निकाले जा सकते हैं, क्योंकि पूरा रेतीला क्षेत्र है, इसलिए उसने बाजरे का नाम लिया था। इसलिए उसने कहा था कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो बैठा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सेना लगी थी और बहुत सारी धन की हानि हुई थी। 1544 में यहाँ के राजा कौन थे? मालदेव। मेवाड़ के राजा मालदेव को भी इसने परास्त कर दिया और मालदेव को जीत लिया, मेवाड़ जीत लिया। 1545 में इसने फिर हमला कर दिया, 1545 में हमला कर दिया। 1545 में इसने कलिंजर का राजा कीरत सिंह, जिसको हुमायूं ने मारा नहीं था लेकिन फिर उसने शासन करना शुरू कर दिया, कलिंजर के राजा से कर दिया हमला एक नचिनिया के लिए। कलिंजर के राजा कीरत सिंह, इसको हुमायूं ने मारा नहीं था और इसको सामन बना कर रखता था। लेकिन 1545 में कीरत सिंह पर हमला कर दिया इसने एक नचनिया के लिए युद्ध किया था इसने शेरशाह सूरी ने कलिंजर के राजा से 1545 में। और कलिंजर के राजा का जो महल था उसके महल पर तोप का गोला गिराते समय तोप का गोला टकरा कर इसके शस्त्र भंडार में गिर गया। शेरशाह सूरी के शस्त्र भंडार में गिर गया और शस्त्र भंडार में गिरने की वजह से वहीं पर ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने से शेरशाह सूरी के चीथड़े उड़ गए और यहीं पे शेरशाह सूरी की मृत्यु होगी। तो 1545 में कीरत सिंह के राजमहल पर तोप का गोला गिराते समय तोप का गोला दीवार से टकराकर उसके शस्त्र भंडार में गिर गया, जिसमें ब्लास्ट होने के कारण शेरशाह सूरी के चीथड़े उड़ गए। 1545 में शेरशाह सूरी मारा गया, लेकिन फिर भी सूर्यवंश की नींव जरा भी नहीं डगमगाई, क्योंकि जो इसका पुत्र था, क्या नाम था उसका? इस्लाम शाह भी उतना ही योग्य था जितना कि ये योग्य था इस्लाम शाह। इसके बाद शासक इस्लाम शाह। लेकिन 1553 जाते 1545 के बाद 50-53 मात्र 8 साल की उम्र में 1553 जाते जाते इसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। ठीक, 1553 में इसकी कैसी मृत्यु हो गई? इसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। और इसी की वजह से 1553 में इसके जो शासनकाल था साम्राज्य की नींव डगमगा गई, क्योंकि इसके परिवार में फूट पड़ने की वजह से सूर्यवंश की नींव डगमगा गई। इसके परिवार में फूट पड़ गई।
और इसी का फायदा उठा लिया था हुमायूं, और उसी ने 1553 के बाद 54-55 में फूट पड़ी और 1555 में उसने कर दिया हमला और पंजाब को जीत के फिर जीत लिया सिकंदर शाह को। सिकंदर शाह को जीत के उसने फिर से मुगलिया सल्तनत की स्थापना कर दी। लेकिन अब शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए कार्यों में थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि शेरशाह सूरी द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे। ठीक, शेरशाह सूरी के समय पुलिस व्यवस्था बहुत ही तगड़ी थी, मतलब कि इसके समय कोई भी महिला अपने सर पर 2 किलो सोना और कितना भी धन कुछ भी लेकर रात दिन किसी भी टाइम कहीं भी जा सकती थी। इसके समय पुलिस व्यवस्था इतनी तगड़ी थी और न्याय व्यवस्था भी बहुत तगड़ी थी। शेरशाह सूरी बहुत ही प्रतापी शासक होने के साथ साथ न्यायप्रिय शासक था। यह सबके साथ न्याय करता था, किसी को बड़ा छोटा नहीं मानता था, सबको समान मानता था शेरशाह सूरी। चलिए देखते हैं पहला, इसके समय पुलिस व्यवस्था बहुत ही तगड़ी थी। पुलिस व्यवस्था, इसीलिए न्याय भी अच्छा होता था। इसने कहा था किसी भी अपराधी को माफ करना मतलब किसी दूसरे अपराधी को जन्म देने जैसा, इसीलिए इसने किसी को भी माफ नहीं किया। और इसने जब राज सिंहासन पर बैठता था तो सबको समान मानता था, किसी को न बड़ा किसी को न छोटा, सबको एक समान मानता था, सबको समान सजा देता था। किसी भी समान गुनाह के लिए यह सबको समान सजा देता था, चाहे वो उसके परिवार का हो, चाहे बाहरी हो, चाहे कोई भी हो, गरीब अमीर कोई भी रहे, सबको समान सजा देता था। ठीक, शेरशाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। कौन सा? इसने दाम चलाया गरीबों के लिए, रुपया चलाया थोड़ी मीडियम क्वालिटी जैसे होते हैं ना मीडियम लोगों के लिए, ठीक, और असरफी जो सबसे अमीर थे उनके लिए असरफी चलाई गई। असरफी यह तांबे का बना हुआ था, रुपया चांदी का बना हुआ था, असरफी सोने की थी। उस समय 1 रुपया में 64 दाम होते थे। कितने? 1 रुपया में 64 दाम होते थे। ठीक, इसने पट्टा व्यवस्था, इसके दरबारी का नाम था, इसके दरबार में टोडर मल रहते थे। टोडर मल यह एक हिंदू थे। इसको टोडर मल को शेरशाह सूरी ने वित्त मंत्री का पद दिया हुआ था। किसका पद? टोडर मल को इसने वित्त मंत्री का पद दिया हुआ था। इन्होंने पट्टा व्यवस्था की शुरुआत की। पट्टा व्यवस्था में क्या कहा गया? पट्टा व्यवस्था में कहा गया कि जितने भी किसान हैं सबकी जमीनों को नाप तौल का टैक्स लिया जाए, मतलब इसके पास जितनी जमीन उतना टैक्स लिया जाए। लेकिन इससे किसानों को दिक्कत होती थी क्योंकि किसी के पास बंजर जमीन है, किसी के पास बहुत उपजाऊ जमीन है। तो बाद में यह टैक्स को कैसे बदल दिया गया कि जिसके खेत में जितना ज़्यादा अनाज होगा उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। पट्टा व्यवस्था में कहा गया। ठीक, ये किसके द्वारा लाई गई थी? टोडरमल द्वारा। और इसने कानीगोह की शुरुआत की। कानीगोह, जैसा कि आज आप देखते हैं यूपी बिहार में एक कानीगोह का पद होता है। कानीगोह का पद क्या करता है? कानीगोह ये एक पद होता है जो सबके खेतों का लेखा जोखा रखता है, मतलब किसके पास कितने खेत हैं, किसके पास कितने, किसका खेत बंजर है और किसका खेत ज़्यादा उपजाऊ है, किसका खेत रोड के बगल में है और किसका खेत बीच में है। तो कानीगोह सभी के खेतों का, हर प्रकार के खेतों का लेखा जोखा कौन रखता है? कानीगोह। कानीगोह पद की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। इसने भारत का पहला हाईवे बनवाया था। हाईवे, उसका नाम क्या था? ग्रांड ट्रंक रोड। यह कुछ समय तक भारत का सबसे लंबा हाईवे बना रहा। ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक बनाया था? कलकत्ता से अमृतसर तक। यह कलकत्ता से अमृतसर तक बनाया गया था। ठीक, इसने जारिमाना टैक्स की शुरुआत की थी। जारिमाना टैक्स लेता था। ठीक, शेरशाह सूरी जारिमाना टैक्स लेता था। इसका मकबरा सासाराम में बनाया गया। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक, बिहार के सासाराम में इसका मकबरा है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी बहुत योग्य शासक था। कैसा शासक था शेरशाह सूरी? बहुत ही योग्य शासक था शेरशाह सूरी। चलिए देखते हैं आगे। शेरशाह सूरी ने पटना, पहले जिसका नाम पाटलिपुत्रा हुआ करता था, पाटलिपुत्रा, उसका नाम पटना रखा इसने। ठीक, शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि हासिल की थी। हजरत आला की उपाधि हासिल करने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी। इसने दिल्ली में किला कुहना बनाया। किला कुहना, इसी को आज हम पुराना किला बोलते हैं। कौन सा? पुराना किला। ठीक, चलिए यहाँ पे हम सूरज को खत्म करते हैं। अब आगे हम कल से दिखाया जाएगा मुगल वंश, फिर से शुरू किया जाएगा क्योंकि मुगल वंश थोड़ा सा बड़ा है।